हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉमर्स लाइफ पर। चलो पहचान बनाए। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का बिजनेस इन्वायरमेंट का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम से संबंधित होने वाला है, तो आप वीडियो अंत तक देखिएगा तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। इस वीडियो के माध्यम से ऑब्जेक्टिव किस प्रकार से याद किया जाएगा, आज हम आपको बहुत ही ट्रिक बताने वाले हैं और ये ट्रिक आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है। इसके पहले वीडियो में 1 से लेकर 25 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिया गया था। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 26 से लेकर क्वेश्चन 50 तक कंप्लीट करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए समय के व्यतीत न करते हुए फटाफट हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पे ये रहा, देख लीजिए कितना ही मजेदार और कितना ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 और हम क्वेश्चन 26 पूछे भी थे आप लोग से कि आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्वेश्चन 26 का आंसर क्या होगा। तो आप लोग शायद कमेंट नहीं किए थे, आप लोग वीडियो फुल नहीं देख रहे हैं। आप लोग फुल वीडियो देखिएगा तभी आपको बात समझ में आएगा। और कमेंट के माध्यम से जो भी सारे सवाल हैं आप कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिए, और जो भी हम आपको होमवर्क देते हैं आप कमेंट के माध्यम से उसका आंसर गलत या सही जरूर देने का प्रयास करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 हम आपको समझाते हैं। क्वेश्चन 26 में लिखा हुआ है, फरवरी 2000 तक अंकटाड द्वारा संपादित कुल सम्मेलनों की संख्या थी। ऑप्शन है 8, 9, 10 या 11। कितना था? तो मैं आपको बता दूं 26 का आंसर सी होगा। 26 का आंसर क्या होगा? तो 26 का आंसर सी होगा, यानी फरवरी 2000 तक अंकटाड द्वारा संपादित कुल सम्मेलनों की संख्या कितनी थी? तो सम्मेलनों की संख्या 10 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन 27 में लिखा हुआ है, अंकटाड का 12वां सम्मेलन हुआ था। कहां पे हुआ था? ऑप्शन है चीन में हुआ था, कि घना में, कि जापान में, इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं 27 का आंसर बी होगा, घना में हुआ था। बात समझ में आ चुका। क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन 28 में लिखा है, अंकटाड का 13वां सम्मेलन दोहा में संपन्न हुआ था। ऑप्शन है 15 मार्च से 20 मार्च 1999 में। दूसरा ऑप्शन है 1 अप्रैल से 7 अप्रैल 1999 में। तीसरा ऑप्शन है 21 अप्रैल से 26 अप्रैल 2012 तक। इनमें से कोई नहीं। तो 28 का आंसर मैं आपको बता दूं, 28 का आंसर सी होगा, 21 अप्रैल से 26 अप्रैल 2012 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन 29 में लिखा है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है अंकटाड संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सहयोगी संस्था। तो मैं आपको बता दूं ये बात बिल्कुल सत्य है, यानी सही है। दूसरा है अंकटाड का प्रथम सम्मेलन जेनेवा में हुआ था, ये भी बात सत्य है। तीसरा दिया हुआ है अंकटाड दशम में विकसित एवं विकासशील राष्ट्रों में आपसी हितों को लेकर टकराव बना रहा, ये भी बात सही है। लास्ट ऑप्शन दिया है अंकटाड नवम में विकासशील राष्ट्रों के हितों की रक्षा की गई। क्वेश्चन 29, तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन 29 का जो बात दिया है डी, ये बिल्कुल गलत लिखा गया है, यानी इसका आंसर डी होगा। 29 का आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पे आ चुका है और क्वेश्चन 30 में लिखा है, व्यावसायिक पर्यावरण विश्लेषण की प्रमुख विशेषताएं हैं। ऑप्शन है सतत प्रक्रिया,
उचित रणनीति का निर्माण की अंतर संबंधों का ज्ञान, ये सभी। तो इस क्वेश्चन से साफ पता चल रहा है कि इसका आंसर क्या होगा, यानी क्वेश्चन 30 का आंसर डी होगा। बात समझ में आ गया ना। यदि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी नया सीखने का मौका मिल रहा है तो आपके लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी दबा दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो डाले सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन 31 में लिखा हुआ है, शोट पर्यावरण विश्लेषण तकनीक में शक्तियों व दुर्लभताओं का संबंध होता है। ऑप्शन है आंतरिक पर्यावरण से होता है कि बाह्य पर्यावरण से, अ तथा ब दोनों से, अ एवं ब दोनों से नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं, इसका आंसर 31 का आंसर ए होगा, आंतरिक पर्यावरण से। क्लियर, यानी शोट पर्यावरण विश्लेषण तकनीक में शक्तियों दुर्लभताओं का संबंध होता है, तो किससे होता है, आंतरिक पर्यावरण से होता है। क्वेश्चन नंबर 32 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन 32 में लिखा है, भारत में राष्ट्रीय आकलन कौन करता है। भारत में राष्ट्रीय आकलन कौन करता है। ऑप्शन है योजना आयोग, वित्त आयोग, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, लास्ट ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक। तो मैं आपको बता दूं 32 का आंसर सी होगा, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। बात समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 33 आपके स्क्रीन पे आ चुका है और क्वेश्चन 33 में ये लिखा हुआ है, भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमान का कार्य सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने किया था। यह अनुमान किस वर्ष के लिए किया गया था। ऑप्शन है सन 1897 से 98, सन 1867 से 68, सन 1877 से 78, सन 1887 से 88। तो इसका आंसर क्या होगा 33 का, तो 33 का आंसर बी होगा। बात समझ में आ चुका। क्वेश्चन 34 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन 34 में लिखा है, स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार ने 4 अगस्त 1949 को राष्ट्रीय आय समिति नियुक्त की थी। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे। पहले क्वेश्चन को समझ लेना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन में यह लिखा है कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार ने 4 अगस्त 1949 को राष्ट्रीय आय समिति नियुक्त की थी। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे, यानी राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे। आपके स्क्रीन पे ऑप्शन दिया हुआ है, प्रोप्राइटर VKRV राव की प्रोप्राइटर PC महलनोबिस, प्रोप्राइटर DR गाडगिल की प्रोप्राइटर V नटराज। तो मैं आपको बता दूं 34 का आंसर बी होगा। 34 का आंसर क्या होगा, 34 का आंसर बी होगा, प्रोप्राइटर PC महलनोबिस। प्रोप्राइटर PC महलनोबिस जो थे राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष बने थे। कब बने थे, तो 4 अगस्त 1949 को। बात आपको समझ में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 35 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन 35 में लिखा है, वर्तमान में राष्ट्रीय आय समंकों की गणना किस आधार वर्ष पर की जा रही है। ऑप्शन है 1980 से 81, 1990 से 91, 1992 से 93, 2011 से 12। तो मैं आपको बता दूं 35 का आंसर डी होगा, सन 2011 से 12। बात समझ में आ गया। यानी वर्तमान में राष्ट्रीय आय समंकों की गणना किस वर्ष आधार पर की जाती है, तो किस वर्ष आधार पर की जाती है, तो 2011 से 12 के वर्ष के आधार पर समंकों की गणना की जाती है, यानी राष्ट्रीय आय समंकों की गणना की जाती है।
क्वेश्चन नंबर 36 आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन 36 में लिखा है राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए कुल उत्पादन की गणना वर्तमान मूल्यों तथा स्थिर मूल्यों दोनों पर की जाती है। यह कथन है पूर्ण सत्य है, आंशिक सत्य है, गलत है, अनिश्चितता है। तो इस क्वेश्चन से साफ आंसर झलक रहा है कि इसका ए होगा। आंसर क्या होगा? ए होगा, यानी पूर्ण रूप से सत्य है। क्वेश्चन नंबर 37 में लिखा हुआ है सीएसओ के अनुसार वर्ष 2017-18 में चालू कीमत पर प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि रही है। ऑप्शन है 6.2%, 8.6%, 5.3% कि 4.5%। 37 का आंसर क्या होगा? तो 37 का आंसर बी होगा, 8.6%। और मैं आपको बता दूं सीएसओ क्या है। तो सीएसओ का मतलब फुल फॉर्म होता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ऑफिस भी हो सकता है या आप ऑर्गेनाइजेशन भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ गया? 37 का आंसर आपको बता दिया गया है कि 37 का आंसर 8.6 होगा, यानी 37 का आंसर बी दिया हुआ है। 38 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। 38 में लिखा है भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में आने वाली एक कठिनाई है। ऑप्शन है मुद्रास्फीति और मौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व, बचत की निश्चित दरें, अर्ध बेरोजगारी। तो मैं आपको बता दूं 38 का आंसर आपका बी होगा और मौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व। क्लियर? बात समझ में आपको आ चुका है? यदि बात आपको समझ में आ रहा है तो आप चैनल को फटाफट सब्सक्राइब भी करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 39 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन 39 में लिखा हुआ है भारत में राष्ट्रीय आय वृद्धि के जो भी लक्ष्य निर्धारित किए गए थे वे अधिकांशतः योजना के अंत तक, ऑप्शन है, प्राप्त नहीं किए जा सके, प्राप्त कर लिए गए, चालू मूल्यों पर प्राप्त कर लिए गए, स्थिर मूल्यों पर प्राप्त कर लिए गए। क्या होगा 39 का आंसर? तो मैं आपको बता दूं 39 का आंसर ए होगा। क्या होगा? 39 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन में आपको फिर से समझा दूं। क्वेश्चन में लिखा है भारत में राष्ट्रीय आय वृद्धि के जो भी लक्ष्य निर्धारित किए गए थे वे अधिकांशतः योजना के अंत तक प्राप्त नहीं किए जा सके। यही आपका आंसर होगा, प्राप्त नहीं किए जा सके। क्वेश्चन नंबर 40 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। 40 में लिखा है जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है। ऑप्शन है कि घटता जाता है, बढ़ता है, तत्पश्चात घटता है, घटता है, तत्पश्चात बढ़ता है। 40 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन फिर से मैं आपको पढ़ कर समझा दूं। क्वेश्चन में यह लिखा है जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होता है यानी बढ़ते जाता है राष्ट्रीय आय के तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं इसका क्षेत्र बढ़ते जाता है। आंसर ए होगा। बात समझ में आ गया? बढ़ता जाता है, इसका आंसर ए होगा। 41 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। 41 में लिखा है पर्यावरण संबंधी घटक जो व्यवसाय से अधिक घनिष्ठता से जुड़े रहते हैं उससे कहते हैं। क्या कहते हैं? विशिष्ट पर्यावरण, समष्टि पर्यावरण, सामान्य पर्यावरण, इनमें से कोई नहीं। 41 का आंसर क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं 41 का आंसर ए होगा। विशिष्ट पर्यावरण जो होते हैं घनिष्ठता से जुड़े रहते हैं। क्लियर? तो इसका आंसर ए होगा। 42 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन 42 में लिखा है विशिष्ट पर्यावरण के प्रमुख संघटक है। ऑप्शन है आपूर्तिकर्ता, वित्तीय मध्यस्थ, प्रतिद्वंदी, ये सभी। तो इससे साफ पता चल गया 42 का आंसर क्या होगा? तो 42 का आंसर डी होगा।
क्लियर। मैं आपको एक लॉजिक बताता हूं, यदि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के एग्जाम दे रहे हैं और एग्जाम देते समय कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आपको जानकारी नहीं है, लेकिन लास्ट में ऑप्शन ऑल ऑफ दिस देता है, यानी इनमें से सभी, यदि आपको जानकारी भी नहीं है तो आप ज्यादातर आंसर सही होता है इनमें से सभी। तो आप किस पे टिक आउट लगाइएगा, इनमें से सभी। अगर 4 ऑप्शन देता है, लास्ट ऑप्शन आपको चौथा ऑप्शन देता है इनमें से सभी, अगर आपको आंसर जानकारी नहीं है तो इधर उधर टिक आउट नहीं करना है, सिर्फ किस पर आंसर देना है, इनमें से सभी। ये एक लॉजिक वाली बात थी, सोचा कि हम आपको बता दें। क्वेश्चन नंबर 43 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन 43 में लिखा है, जब प्रतिस्पर्धा में उपभोक्ताओं को उत्पादन के विभिन्न स्वरूपों में चयन करना पड़ता है तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? इच्छाओं की प्रतिस्पर्धा, ब्रांड प्रतिस्पर्धा, जनन प्रतिस्पर्धा, उत्पाद स्वरूप प्रतिस्पर्धा। 43 का आंसर क्या होगा? तो 43 का आंसर डी होगा, उत्पाद स्वरूप प्रतिस्पर्धा। क्वेश्चन को मैं आपको समझा देता हूं। क्वेश्चन में ये लिखा है कि जब प्रतिस्पर्धा में उपभोक्ताओं का उत्पादन के विभिन्न स्वरूपों में चयन करना पड़ता है तो इसे कहते हैं उत्पाद स्वरूप प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है कंपटीशन। तो कंपटीशन कब से स्टार्ट होता है? यदि कोई कंपनी वस्तु बनाना शुरू कर दे, यानी वस्तु को, गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू करता है, तो वहीं से उस कंपनी का प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाता है, यानी कंपटीशन शुरू होता है अदर कंपनी की अपेक्षा। तो वो कंपनी कोई भी वस्तु बनाती है तो अदर कंपनी की अपेक्षा बहुत ही अच्छा बनाएगी और उस कंपनी की अपेक्षा थोड़ा कम रेट भी रखेगी, वस्तु अट्रैक्टिव भी होगा, टिकाऊ भी होगा। ये सब क्या, ये सब जो बातें आपको बताई जा रही हैं, ये बातें कंपटीशन से संबंधित होती है। तो अगर कोई कंपनी वस्तु बनाती है तो अदर कंपनी की प्रतिस्पर्धाओं को देखकर वो अपनी वस्तु को बनाती है ताकि उसकी वस्तु ज्यादा से ज्यादा सेल हो सके। इसलिए इसका आंसर डी होगा, उत्पाद स्वरूप प्रतिस्पर्धा। आई होप अब बात आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 44 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन 44 में लिखा है, व्यवसाय के आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। व्यवसाय के आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन है आर्थिक विकास का स्तर, आर्थिक नीति, आर्थिक प्रणाली, इनमें से सभी। देखिए इसका आंसर भी दे दिया, अभी आपको समझाया गया है। इसमें भी 44 का आंसर क्या दिया है? तो 44 के आंसर में लास्ट ऑप्शन दिया है डी। इसका आंसर क्या होगा आपको तो पता ही है, इनमें से सभी होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन 45 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है, पूर्ण रूप से सत्य नहीं है, यानी वह सत्य है। ऑप्शन ए में लिखा है, व्यवसाय का उद्देश्य मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि करके लाभ कमाना होता है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन दिया है, किसी विशेष प्रकार की इच्छा को संतुष्ट करने वाली प्रतिस्पर्धा को जनन प्रतिस्पर्धा कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन दिया है, व्यवसाय के व्यापक पर्यावरण को नियंत्रण करना संभव होता है। 45, तो पूर्ण रूप से ये बात गलत है। तो जब ये बात गलत है 45, तो आपका आंसर यही हो जाएगा, यानी 45 का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बात आपको समझ में आ गया होगा। 45 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन 46 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन 46 में लिखा है, सन 1991 से पूर्व भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका कैसी थी? महत्वपूर्ण थी कि महत्वपूर्ण नहीं थी? और ब दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अब मैं आपको बता दूं 46 का आंसर क्या है? तो 46 का आंसर ए होगा, पूर्ण रूप से महत्वपूर्ण थी। यानी सन 1991 से पूर्व भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका महत्वपूर्ण थी। क्वेश्चन नंबर 47 में लिखा है, 1915 से 16 में भारत की औद्योगिक विकास की दर थी, कैसी थी? 7.4% थी कि 5.0% थी कि 5.9% थी कि इनमें से कोई नहीं? तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर बी है,
0% थी। औद्योगिक विकास की दर 1915 से 16 में कैसा था? तो 1915 से 16 में औद्योगिक विकास की दर 5.0% थी। 48 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। 48 में लिखा है योजना अवधि में भारत में संस्थागत परिवर्तन तेजी से हुए हैं। ये बात सत्य है कि असत्य है कि दोनों है, इनमें से कोई नहीं? तो आपको खुद पता चला ये बात सत्य है, यानी भारत में जो है संस्थागत परिवर्तन तेजी से हुए हैं, तभी हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं। और आज हम लोग 4G के साथ साथ अब हम लोग 5G का भी प्रयोग करने वाले हैं और बहुत सारे राज्यों में 5G भी लॉन्च हो चुका है। धीरे धीरे हम लोग के पास भी 5G आने वाला है। क्लियर? ये सब क्या है? परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 49 आपके स्क्रीन पे आ चुका है और 49 में लिखा है भारत में रुपए की निरंतर बनी हुई है। ऑप्शन है सत्य है, असत्य है, और ब दोनों है कि इनमें से कोई नहीं है? तो मैं आपको बता दूं ये पूर्ण रूप से सत्य है। इन पे क्वेश्चन नंबर 50 आ चुका है। क्वेश्चन 50 में क्या लिखा है? तो क्वेश्चन 50 में लिखा है सार्वजनिक क्षेत्र की बचतें जीडीपी, अभी आपको बताया गया है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के प्रतिशत के रूप में 2014-15 में कितनी थी? ऑप्शन है 4.3% की 2.3% की 1.2% की 1.1%। तो 50 का आंसर सी होगा 1% जीडीपी, यानी कब इसका था? 2014 से 15 में इसका जीडीपी का प्रतिशत कितना था? 1.2% था। बात क्लियर? आपको बात समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 51 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि 51 का आंसर क्या होगा। आप एकदम कमेंट करके जरूर बताइएगा। पहला क्वेश्चन आप लोग कमेंट नहीं किए थे, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। विनियोग का अर्थ है, ऑप्शन है ऋण पत्रों को खरीदना, नए कारखाने बनवाना, नए पुल का निर्माण करना, पुराने शेयर खरीदना। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि 51 का आंसर क्या होगा। आई होप, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा जरूर लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, जितना से ज्यादा हो सके आप शेयर करें। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो डाले सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और हो सके उस नोटिफिकेशन के माध्यम से अगर आप कुछ नया सीख लेते हैं तो ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आप कुछ न कुछ कॉमर्स लाइफ चैनल के माध्यम से आप कुछ नया रोज सीखने का प्रयास जरूर कर रहे हैं। तब तक हम आपसे अलविदा लेते हैं। फिर जो है हम 51 से लेकर और हम आपको 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे। नेक्स्ट दिन आप इसी तरह कंटिन्यूअस वीडियो देखते रहिए। जो भी सारे आपको डाउट है आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, चाहे जेपी यूनिवर्सिटी हो, चाहे डीडीयू हो, चाहे मगध यूनिवर्सिटी हो, जो भी सारे यूनिवर्सिटी से संबंधित जो भी सारे न्यू अपडेट आने वाले हैं तो सबसे पहले आपको कॉमर्स लाइव चैनल पर उससे संबंधित सूचनाएं, चाहे उससे संबंधित आपको जानकारी मिलने वाली है। तो फटाफट आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जो भी यूनिवर्सिटी में आप अपना नामांकन कराना चाहते हैं, उससे संबंधित जो भी नॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं, तो कॉमर्स लाइव चैनल के माध्यम से आपको फटाफट वैसी जानकारी मिलती रहेगी। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं। दैट्स ऑल।